हर हर महादेव। दोस्तों, आप सुन रहे थे मेरे साथ मैं तेरी हीर भाग 48। मुरारी की बातें सुनकर प्रताप वहां से निकल गया। मुरारी जाते हुए प्रताप को देखता रहा। लाला के बेटे ने देखा तो कहा, अरे विधायक जी, एक तो बात समझ नहीं आई रही जे प्रताप चाचा से दोस्ती कब हो गई आपकी। मुरारी ने सुना तो उसकी तंद्रा टूटी और उसने लड़के की तरफ देखकर कहा, सांप और नेवले में कब दोस्ती हो सकती है का? बंदर कितना भी बूढ़ा हो जाए गुलाटी मारना नहीं छोड़ता। अभी बताओ कितना पैसा हुआ? अरे का विधायक जी, अब आपसे पैसा लेंगे का? जाने दीजिए, लड़के ने कहा। मुरारी मुस्कुराया और 100 रुपए का एक नोट निकालकर लड़के की तरफ बढ़ाकर कहा, जे रखो, पहले की बात और थी, अब भैया भाभी के साथ रह के सुधर गए हैं। मुरारी के बगल में खड़े कृष्णा ने कहा। लड़के ने सुना तो मुस्कुराने लगा और अपने काम में लग गया। मुरारी ने कृष्णा का कान पकड़ा और मरोड़ते हुए कहा, घर की बातें मार्केट में बताकर काहे हमारी मिट्टी पलीत कर रहे हो? बहुते पढ़ निकल आए तुम्हें, कहो तो काट दें। अरे भैया माफ कर दीजिए, हम तो बस मजाक कर रहे थे, कृष्णा ने कहा। मुरारी ने कृष्णा का कान छोड़ा और कहा, हमों का तुम्हारी साली लगी हैं जो हमसे हंसी ठिठोली कर रहे हो? बहुते काट देने बाकी है। ऐसे वक्त बर्बाद किए ना तो मुन्ना की शादी के वक्त काट बांटते बांटते बच्चों तक की शादी का वक्त हो जाएगा। चलो। कृष्णा ने सुना और मुरारी के साथ चलते हुए कहा, मुरारी भैया, एक तो बात पूछे आपसे। हाँ पूछो, मुरारी ने कहा। शादी के कार्ड बांटने से तो घर कोई भी जा सकता था, अब हम जा सकते थे, या फिर आप खुद काहे तकलीफ किए? आप जो शहर में इतने दिन विधायक रहे हैं, आपको जो छोटे मोटे काम करना शोभा नहीं देता, कृष्णा ने कहा। बात तो तुम्हारी सही है कृष्णा, पर का है ना कि विधायक से पहले हम जो शहर में सिर्फ मुरारी बनकर रह चुके हैं, और इस शहर के पान वाले से लेकर कबाड़ वाले तक हमारी खास दोस्ती है और उठना बैठना रहा है। और मुन्ना है हमारा इकलौता लड़का, तो हम नहीं चाहते कि ओ की शादी का न्योता हम किसी और के हाथों भिजवाएं। और वैसे भी विधायक की छोड़े हमको महीनों हो चुके हैं। अब हम फिर से वही आम आदमी मुरारी मिश्रा है। अब काट बांटने में कैसे शर्म? मुरारी ने कृष्णा को समझाते हुए कहा। कृष्णा ने सुना तो थोड़ा हैरान हुआ कि इतने बड़े ओहदे पर रहने के बाद भी मुरारी आज भी जमीन से जुड़ा था। मुरारी के लिए कृष्णा के दिल में इज्जत और बढ़ गई और वह मुरारी के साथ आगे बढ़ गया। लोनावला, पुणे। बारिश अब धीमी हो चुकी थी और शाम भी हो चुकी थी। जो बारिश में भीगे थे सब कपड़े बदल कर आ चुके थे। सुमित ने सबको बस में बैठने को कहा। उसने जब वंश को अकेले बस की तरफ जाते देखा तो रोक कर कहा, निशी कहाँ है? वंश पलटा और कहा, बड़े भैया, निशी आपके लिए बच्ची जैसी है, मेरे लिए नहीं। आ जाएगी, वो छोटी बच्ची है क्या? ओफो वंश, तुम कभी सीधे सीधे जवाब क्यों नहीं देते? टाइम बहुत हो गया है, अब हम लोगों को यहाँ से निकलना चाहिए ताकि वक्त पर सब मुंबई पहुंच सके। जाओ अंदर जाकर देखो निशी अभी तक क्यों नहीं आई। सुमित ने थोड़ा कठोरता से कहा। आपको लगता है मैं आपका ऑर्डर फॉलो करूंगा? बड़े भैया, सीरीज की शूटिंग खत्म हो चुकी है। अब ना मैं आपकी सीरीज का हीरो हूं और ना आप मेरे असिस्टेंट डायरेक्टर, इसलिए आप अपना काम खुद कीजिए, कहकर वंश जाने के लिए पलट गया। सुमित जानता था कि वंश को कैसे कंट्रोल करना है, इसलिए उसने वंश को सुनाते हुए थोड़ी ऊंची आवाज में कहा, ठीक है मैं चला जाता हूँ। मैं बस इसलिए बोल रहा था कि निशी अभी अभी बारिश में भीगकर अंदर गई है। गीले कपड़ों में मैंने उसे देखा। और सुमित आगे कुछ कहता इससे पहले वंश ने उसके सामने आकर कहा, और क्या? और अचानक मुझे अपने सामने देखकर वो घबरा जाए तो मेरा फर्ज बनता है ना उसे गले लगाकर मैं उसे कंसोल करूं, छोटे बच्चों की तरह। आखिरी शब्दों पर सुमित ने थोड़ा जोर देकर कहा। वंश को भला ये कहा मंजूर था। उसके चेहरे के भाव एकदम से बदल गए और उसने कहा, आपको उसे कंसोल करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं जाकर उसे ले आता हूं। सुमित ने सुना तो मुस्कुराया और वंश से अंदर जाने का इशारा किया। वंश वहां से चला गया और चलते चलते बड़बड़ाया, हाँ क्या टॉर्चर है सुमित, निशी का नाम लेकर मुझे फोर्स कर रहे हैं और मैं हो भी रहा हूं। वैसे सब बाहर आ गए हैं तो ये छिपकली अंदर क्या कर रही है? लगता है फिर किसी दीवार पर चिपक गई है। वंश निशी को ढूंढते हुए अंदर आया तो देखा निशी कमरे की दीवार से अपनी पीठ घिस रही थी और उसके दोनों हाथ पीठ पीछे थे।
वंश ने निशी को यह अजीब हरकत करते देखा तो उसके पास आते हुए कहा, तुम सच में एक इच्छाधारी छिपकली हो ना? व्हाट? क्या बकवास कर रहे हो? निशी ने हैरानी से कहा। अरे इच्छाधारी, जो सबके बीच इंसान बनकर रहती है और जब आसपास ना हो तो छिपकली बन जाती है। वंश ने निशी को देखते हुए हैरानी भरे स्वर में कहा। वंश की बात सुनकर निशी को गुस्सा आया और उसने कहा, बकवास बंद करो, मैं कोई इच्छाधारी छिपकली नहीं हूं। अरे तो फिर तुम छिपकली की तरह दीवार से क्यों चिपकी हो? वंश ने पूछा। निशी दीवार से दूर हटी और कहा, वो मेरी टॉप का जिप बंद नहीं हो रहा, मैं बस उसे बंद करने की कोशिश कर रही हूं। वंश ने सुना तो एक टक निशी को देखने लगा, जिससे निशी को और गुस्सा आने लगा और उसने कहा, खड़े खड़े मेरी शक्ल क्या देख रहे हो? मेरी हेल्प करो। कैसी हेल्प? वंश ने कहा। निशी ने अपनी पीठ वंश की तरफ की और कहा, इसकी जिप बंद करो। हाँ, मैं करूं? वंश ने चौंकते हुए कहा। नहीं, तुम थोड़े करोगे, तुम तो बड़ी ही सी रियासत के राजकुमार हो, तुम्हें यहां हम दोनों के अलावा कोई और दिख रहा है? निशी ने पहले प्यार से और फिर चिल्लाकर कहा। नहीं, वंश ने कहा। तो फिर बंद करो इसे, निशी ने कहा। तो इसमें इतना चिल्लाने की क्या जरूरत है? प्यार से भी तो बोल सकती हो। पहले प्यार से बोलो तब करूंगा, वरना नहीं करूंगा। वंश ने बच्चों की तरह मुंह बनाकर कहा। वंश की बातें सुनकर निशी का दिल किया अभी वंश की तरफ पलटे और उसका खून कर दे, लेकिन बेचारी वंश से प्यार भी तो करती थी। उसने गहरी सांस लेकर खुद को संयत किया और कहा, वंश, क्या तुम मेरे टॉप का जिप बंद कर दोगे प्लीज? इतना प्यार से कहोगी तो मैं सब कर दूंगा, वंश ने निशी के करीब आकर कहा। वंश भले कितना भी बोल्ड हो, लेकिन निशी के करीब आकर उसे शर्म आने लगती थी। वंश ने चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया, निशी के टॉप की जिप बंद करने लगा। टॉप थोड़ा टाइट था, जिससे जिप लगाने में वंश को काफी मेहनत करनी पड़ी। उसने जिप बंद की और पीछे हटकर कहा, तुम लड़कियां ऐसे कपड़े पहनती ही क्यों हो जिन्हें बंद करने के लिए दो लोगों की जरूरत पड़े? ये फैशन और स्टाइल होता है चिरकुट, तुम नहीं समझोगे, कहकर निशी जैसे ही जाने लगी, वंश ने उसकी बाह पकड़कर उसे अपने सामने किया और अपने दूसरे हाथ को निशी की कमर से लगाकर कहा, लड़कियां कितना भी फैशन और स्टाइल के नाम पर इतरा ले, खूबसूरत हमेशा सादगी में ही लगती है। वंश को अपने इतना करीब पाकर निशी एक टक उसे देखने लगी और निशी की नजरें वंश के सुर्ख होठों पर जाकर ठहर गई। वंश की नजदीकियां उसके मन को गुदगुदाने लगी, उसका दिल धड़कने लगा। निशी ने अपने पैरों को थोड़ा ऊपर उठाया और अपने होठों से वंश के होठों को छू दिया। जैसे ही निशी ने वंश के होठों को छुआ, एक सिहरन वंश को महसूस हुई। उसका हाथ निशी की कमर से हट गया और वह अपनी बढ़ी हुई धड़कनों को सामान्य करने की कोशिश करने लगा। निशी वंश से दूर हटी और वहां से चली गई। वंश बुत बना निशी के बारे में सोचता रहा और वहीं खड़ा रहा। उसे अभी तक निशी के होठों का एहसास अपने होठों पर हो रहा था। आज से पहले उसके और निशी के बीच ऐसा पल अनजाने में आया था, पर आज निशी ने तो सामने से ही उसे किस कर दिया। उसने अपनी आंखें मूंद ली, वहीं खड़ा रहा जैसे उस एहसास से बाहर आना ही ना चाहता हो। ये तुमने क्या किया? तुम्हें खुद पर कंट्रोल करना चाहिए था निशी, तुमने एकदम से उसे किस कर दिया। हाँ, पता नहीं वंश मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा। एक तो ऐसे ही वो मुझसे चिढ़ा रहता है, ये मैंने क्या कर दिया। निशी बड़बड़ाते हुए सुमित के पास चली आई। सुमित ने निशी को अकेले आते देखा तो कहा, मैंने वंश को तुम्हें लेकर आने को कहा था, वो कहाँ है? वंश का नाम सुनते ही निशी को कुछ देर पहले वंश को क्या किस याद आ गया और उसने आगे बढ़ते हुए कहा, मुझे नहीं पता सर, आप खुद जाकर देख लीजिए। सुमित कुछ कहता इससे पहले निशी वहां से चली गई। सुमित ने अपना हाथ झटका और साथ ही वंश को अंदर बुलाने के लिए चला गया। अंदर आकर सुमित ने देखा कमरे में वंश आंखें मूंदे अकेला खड़ा है। सुमित उसके सामने आया और कहा, वंश। वंश निशी के ख्यालों में इतना खो चुका था कि उसे लगा उसके सामने निशी खड़ी है। उसने सुमित का चेहरा अपने हाथों में लिया और जैसे ही अपने होठों को उसके चेहरे की तरफ बढ़ाया, सुमित ने वंश को पीछे धकेलकर घबराए हुए स्वर में कहा, ये क्या कर रहे हो तुम? निशी की जगह सुमित की आवाज सुनकर वंश ने अपनी आंखें खोली। उसने सामने खड़े सुमित को देखकर वंश के भी होश उड़ गए
और उसने कहा, सुमित सर, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तुम ये बताओ कि तुम अभी मेरे साथ क्या करने वाले थे? देखो वंश, मैं वैसा नहीं हूँ जैसा तुम समझ रहे हो। मैं एक लड़का हूँ और मुझे सिर्फ लड़कियों के लिए फीलिंग्स है। सुमित ने घबराए हुए स्वर में कहा। ओह सुमित सर, क्या आप बोल रहे हैं? आपको क्या मैं ऐसा लड़का लगता हूँ? वो तो मुझे लगा निशी मेरे सामने। छोड़िए, चलो चलते हैं, वंश ने कहा। हाँ चलते हैं, लेकिन मुझसे दूर रहो तुम, सुमित ने वंश से दूरी बनाकर चलते हुए कहा। सुमित को अभी भी वंश में गड़बड़ लग रही थी। वंश ने अफसोस से अपना सर हिलाया और दोनों वहां से निकल गए। नवीन का घर मुंबई। अरे मैडम, ये पनीर लीजिए, मेघना ने स्पेशली आपके लिए बनाया है। मेघना सच में बहुत अच्छा बनाती है, नवीन ने सारिका की प्लेट में पनीर परोसते हुए कहा। बस करो नवीन, ये कुछ ज्यादा ही तारीफ हो गई। सारिका, आप खाइए और बताइए कैसा बना है, मेघना ने चपाती सारिका की प्लेट में रखकर कहा। सारिका ने एक निवाला खाया और मेघना की तरफ देखकर कहा, वैसे नवीन ने सच ही कहा था, आप बहुत अच्छा पनीर बनाती है। मेघना ने सुना तो खुश होकर बर्तन उठाया और सारिका की प्लेट में थोड़ा पनीर और परोसते हुए कहा, अरे तो फिर और लीजिए ना। अरे बस बस मेघना, हम इतना सब नहीं खा पाएंगे, सारिका ने कहा। इतना सब कहाँ है मैडम, अभी तो ये खीर भी बाकी है, नवीन ने बड़ा सा प्याला डाइनिंग पर रखते हुए कहा, जिसमें खीर थी जिसकी खुशबू से पूरा घर महक उठा था। सारिका की प्लेट में पहले से बहुत खाना था। उसने खीर देखी और फिर बेचारगी से नवीन मेघना को देखा, लेकिन उसने मना नहीं किया क्योंकि मेघना और नवीन ने उसके लिए इतना सब किया था। सारिका, नवीन और मेघना तीनों ने खाना खाया और उसके बाद हॉल में बैठकर बातें करने लगी। मेघना सारिका और नवीन को अकेला छोड़कर किचन में चली आई और अपना काम निपटाने लगी। सारिका पहली बार नवीन के घर आई थी तो नवीन ने उसे अपना घर दिखाना चाहा। घर देखने के बाद बातें करते हुए दोनों बालकनी में चले आए। मेघना ने देखा तो सारिका और नवीन के लिए ब्लैक कॉफी लेकर बालकनी में आई। नवीन और सारिका को कॉफी देकर जैसे ही जाने लगी, सारिका ने कहा, मेघना आप भी आइए, आप दोनों इतने दिनों बाद मिले हो और मुझे पता है कि आप दोनों के पास बिजनेस की ढेर सारी बातें होंगी और मुझे बिजनेस का बी तक नहीं पता, इसलिए आप लोग बातें कीजिए और मैं जा रही हूँ अपना फेवरेट सीरियल देखने, मेघना ने मुस्कुराते हुए कहा और वहां से चली गई। नवीन के लिए मेघना की समझ देखकर सारिका को बहुत अच्छा लगा। तभी नवीन ने कहा, मैडम मुझे आपको कुछ बताना है। नवीन के चेहरे पर गंभीर भाव देखकर सारिका ने कहा, कहिए। मैडम, अपने नए बिजनेस के लिए ऑफिस के अकाउंट में 10 लाख रुपए ट्रांसफर किए थे, उनके अलावा उस अकाउंट में 1 करोड़ का डोनेशन और भी आया है, वो भी 25-30 अलग अलग नामों से। क्या आपको इस बारे में कुछ पता है मैम? ये डोनेशन किसने किए होंगे, वो भी अचानक? नवीन ने हैरानी और चिंता भरे स्वर में कहा। सारिका ने सुना तो मुस्कुरा उठी। उसे मुस्कुराते देखकर नवीन ने कहा, क्या हुआ मैम, आप मुस्कुरा क्यों रही हैं? सारिका ने नवीन की तरफ देखा और कहा, हम जानते हैं ये पैसे कहाँ से आए हैं नवीन, वो हमसे इतनी मोहब्बत करते हैं कि हमारे लिए कुछ भी कर जाएंगे और उनमें स्वाभिमान इतना है कि बताकर कभी एहसान नहीं जताएंगे। जो भी पैसा आया है उसे बिजनेस में लगा दीजिए। ठीक है मैडम, नए ऑफिस के पेपर्स किस नाम से बनवाऊं? नवीन ने पूछा। शिवम शर्मा, सारिका ने कहा और आसमान में चमकते चांद को देखते हुए कॉफी पीने लगी। नवीन ने सुना तो मुस्कुरा उठा। आखिर उसकी सारिका मैडम आज भी अपनी रांझना से इतना प्यार जो करती थी। तो दोस्तों ये था मैं तेरी हीर भाग 38। इसका अगला भाग आप जल्द ही सुनेंगे मेरे साथ। तब तक के लिए कहानी अगर आपको पसंद आ रही है तो इसे लाइक करें, लाइक के साथ इसे एक हाइप भी दें और मिलते हैं जल्दी। बाय बाय।